हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये इसका क्लास 1 होने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को बहुत ही डिटेल में अच्छे से क्लासेस भी देने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आज से यूनिट 1 की क्लास स्टार्ट होगी। यूनिट 1 की क्लास 1 है ये। बुक का नाम है एल्जेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। इसका मैंने आप लोगों को सिलेबस करा दिया है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दिए हैं, कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए। और एग्ज़ाम के पहले हमें ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो एग्ज़ाम में भी हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी और अच्छे मार्क्स भी गेन हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद इसके अंदर के कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये सारी वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बीएससी का सेम ही सिलेबस होता है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप चाहे बीए वाले हो चाहे बीएससी वाले हो, मैथमेटिक्स के लिए यही बुक चलेगी, अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स। इसके आप सबसे पहले लेक्चर 1 से सिलेबस देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक देख लीजिएगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो आज से हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका इस क्लास नंबर 1 है। इसमें हम लोग आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल में देख लिया होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे। पहले बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर जो होने वाला है बेसिक ज़रूर होने वाला है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि हमारा पहला टॉपिक है, उससे पहले हमें आज यही वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन भी मैं आप लोगों को करा दूंगी, लेकिन उससे पहले जो है कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी होंगी। सेट्स के बारे में देखना होगा, सबसेट्स क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। माना कि आप लोगों ने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से ले जाके एडवांस लेवल तक पढ़ाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन जब इसके प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप लोगों के लिए यही सारी चीज़ें यूज़फुल रहेंगी। ठीक, तो देखते हैं। तो सेट क्या होते हैं? सेट क्या होता है? एक ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या नंबर्स। सिंपल फॉर्म में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक, इसकी डिफिनीशन नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि कोई काम की नहीं है। बस मैं आप लोगों को जो आप लोगों के लिए यूज़फुल है, जितना इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उतना ही बताऊंगी और उतना ही आप लोगों के पढ़ने से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, डिफिनेशन थोड़ी ना पूछता है, क्वेश्चंस पूछते हैं ना। आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट्स है, ए नाम का एक सेट है जिसमें कुछ नंबर्स होंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, और हम जानते हैं सेट्स को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। क्लास 12th में अच्छे से पढ़े होंगे। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, ऐसे ही ये नंबर चलता चला जाएगा। ठीक, एक लिमिट में होना चाहिए। मान लीजिए हमारे तक 5 है और ये 6 है, तो ये क्या हो गया? ये नंबर्स का सेट हो गया। कौन से नंबर का सेट हो गया? नेचुरल नंबर। देखिए ना, 1 से लेकर के 6 तक नेचुरल नंबर है। ये सब आप लोगों ने बहुत ही पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से कवर करा रही हूँ, एकदम बेसिक से। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सेट्स क्या है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स आते हैं। जिसकी मैंने ए ले लिया सेट, इसके अंदर कुछ नंबर्स हो गए, तो ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। एक पॉइंट आता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी, CARDINALITY, कार्डिनैलिटी इसकी कितनी हो जाएगी? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, ये होता है कार्डिनैलिटी। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक, 6 एलिमेंट इसके अंदर है तो मतलब इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? 6 हो गई।
ठीक। अब कुछ मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ बताती हूँ कैसे नेचुरल नंबर को इसमें जो मैथमेटिक्स में यूनिट 1 में है कैसे हम लोग नेचुरल नंबर को लिखेंगे। इंटीजर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर है, ये सारी चीज़ें को मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसका सेट कैसे लिखते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर के लिए हम लोग एन यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम लोग ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो उसमें जो नेचुरल नंबर के लिए होता है इस तरह का एन होता है, डबल लाइन होती है। ठीक, तो ये क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसके अंदर क्या क्या आता है, 1 2 3 4 ऐसे ही ये चलता चला जाता है। तो ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स का ये सेट हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या आता है, इंटीजर। इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसको भी हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर के अंदर क्या क्या आ जाता है, इंटीजर के अंदर 0 भी आ जाता है, +-1 भी आता है, +-2। इसमें इंटीजर में प्लस की वैल्यू भी आती है, माइनस की वैल्यू भी आती है। ठीक, तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये क्या है, इंटीजर्स। ठीक, फिर इसके बाद क्या आता है, होल नंबर आता है, रेशनल नंबर। होल नंबर में क्या होता था कि उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। होल नंबर को कैसे लिखते हैं, डब्लू बनाया फिर एक डबल लाइन। होल नंबर में क्या होता है, ज़ीरो होता है, फिर 1 2 3 ऐसे ही ये चल जाता है, होल चलता चला जाता है ये पूरा। ठीक, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर यही सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी से पढ़ा हुआ तो बाद में जाकर के बहुत ही आसानी होगी। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर तो मैं आप लोगों को बोली तो हूँ ना कि उसके मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊँगी, पेपर का भी एनालिसिस करूँगी, सब कुछ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बस आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलिए, मेरी सारी टिप्स को ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, क्योंकि मैं बार बार प्रैक्टिस करती रहती थी। तो बस वही चीज़ मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ये नहीं कि लंबी चौड़ी डिफिनीशन 4-5 लाइन की लिख ली और कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो क्या मतलब हुआ ना। अगर आपको समझ में भी आता है तो आप वीडियो में बता भी सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, और हम लोग रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते थे, क्यू से डिनोट करते थे इसमें, और इरेशनल नंबर को क्यू सी से डिनोट करते हैं। ठीक, और रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। इसको मैं लिखवा देती हूँ। रेशनल नंबर क्या होता था, रेशनल नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सके और q हमारा 0 के इक्वल ना हो, यही हमारा रेशनल नंबर होता था। ये क्या हो गया, ये हो गया रैशनल नंबर्स। ठीक, और क्यू सी क्या है, इरेशनल नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो और क्यू 0 हो जाए, तो वही हमारा इरेशनल नंबर हो गया। क्योंकि जो रैशनल नंबर ना हो तो वो सारे नंबर इरेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में ना हो। ठीक, इसको ऐसे समझ लो। और क्यू हमारा 0 भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी और कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। ठीक, इतना लिखने को नहीं आता है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। जब आप लोगों को इक्विवेलेंस का क्वेश्चन आएगा तो नेचुरल नंबर पूछेगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, इंटीजर्स में क्या आते हैं, होल नंबर में क्या होते हैं, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ जाता है और हमारा इरेशनल नंबर भी आ जाता है। ये दोनों आ जाता है तो मतलब ये क्या हुआ, यूनियन हो गया। इसको क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। मतलब इसमें रैशनल नंबर भी आ गया, इरेशनल नंबर भी आ गया। क्लास 12 में यूनियन के बारे में तो पढ़े होंगे। तो ये क्या होता था, रियल नंबर होता था, रियल नंबर्स। ठीक, तो ये सेट के बारे में हो गया है कंप्लीट। बेसिक से पढ़िए, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, सबसेट क्या होता है। अब हमने सेट्स के बारे में तो पता कर लिया, अब नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो है सबसेट्स। ठीक, अब ये सबसेट्स क्या होते हैं, देखिए जैसे कि हमारे पास कोई एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी सेट है, तो इसका सबसेट कैसे निकलेगा, तो इसका सबसेट कैसे लिखते थे, ए फिर उसके बाद ये सबसेट का साइन, फिर ये बी। ठीक, कि मतलब ए का सेट बी हमारे पास बी में है। इसको हम लोग कभी कभी ए
सबसेट बी भी लिखा करते थे। ठीक, इस फॉर्म में हमारे पास लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दो सेट्स हैं, ए सेट है बी सेट है। सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सबसेट ऑफ बी या ए सबसेट ऑफ बी, इस तरह भी लिखते हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन इसलिए है क्योंकि देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5, हमारे पास ये नंबर्स हैं। ठीक, और बी सेट है, बी सेट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक नेचुरल नंबर का सेट है। अब इसमें देखिए, नेचुरल नंबर के सब सेट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ये भी आ जाएगा, इसके अंदर है, मतलब ए तो हमारा है ही है, फिर ये हमारा सबसेट भी हो गया, इक्वल भी हो गया, क्योंकि 5 इसमें है तो 5 इसमें भी तो रहेंगे, क्या इसमें और भी ज़्यादा रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, तो ये बी हो गया। इसे जो हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसको सबसेट कहते हैं, इसको सुपर सेट कहते हैं, क्योंकि सुपर सेट के अंदर ही हमारा जो होता है सबसेट एग्जिस्ट करता है। हमारे पास ये 5 नंबर थे, फिर सेट बी में दिया गया है कि नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर के सेट में ये 5 नंबर तो आएंगे ही ना, तो इसको हम ये कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। अगर इक्वल ना होता है यहाँ पर तो कैसे लिखते हैं, तो देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल होता कि 4 नंबर है और यहाँ पर कुछ और पूछा गया, होल नंबर पूछा गया है, मान लीजिए यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है, होल नंबर पूछा गया, तो इक्वल थोड़ी ना कह सकते हैं, वो होल नंबर होगा, सेट ऑफ होल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर 0 तो नहीं है ना, इंक्लूड कहाँ कर रहा है, तो होल नंबर नहीं होगा, तो सबसेट में इक्वल नहीं लगाएंगे। समझ में आया? अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मैं आप लोगों को अच्छे से ही समझाती हूँ, बेहतरीन तरीके से समझाती हूँ। अब आगे देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, डेफिनेशन निकालने का कोई मतलब नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मान लेते हैं कोई एक सेट हमारे पास ए है और एक ये सेट बी है, इसको हम लोग 12th क्लास में कैसे लिखते थे, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखते थे, यहाँ पर कुछ नंबर लिखते थे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से इसको रिप्रेजेंट करते थे। कुछ याद आ रहा होगा ना आप लोगों को, नहीं याद आ रहा तो आप क्लास 12th की बुक निकाल के देखिए, उसमें दिया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है मान लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर कोई नंबर है, मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, ये जो पहला नंबर है इसका इसके साथ करते थे, फिर उसके बाद पहला नंबर का इसके साथ करते थे, फिर इसके बाद इसका इसके साथ पेयर बनाते थे, फिर ऐसे ही दूसरा नंबर के साथ, दूसरे के साथ कैसे करते थे, 2 का 4 के साथ करेंगे, फिर 2 का 5 के साथ करेंगे, फिर 2 का 6 के साथ करेंगे, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये होता था ए क्रॉस बी, जो हमारे पास सेट दिया होगा उसी का हम निकालते थे। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आए, पहला क्या किया, पहले से 4 में, तो पहला और 4 वाले का रिलेशन बन गया, ठीक, हमारे पास एक ये बन गया, ऑर्डर पेयर इसको कहते हैं, ठीक, इतना याद रखिए कि ऑर्डर पेयर कहते हैं। फिर इसके बाद पहला का 5th के साथ किया, पहला का 5th के साथ, फिर पहला का 6 के साथ, ऐसा किया, फिर उसके बाद 2 का 4 के साथ किया, तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिखना सेट्स को। फिर 3 का 4 के साथ किया, 3 का 5 के साथ किया, 3 का 6 के साथ किया, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसे निकालते हैं, ठीक, सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ, बस यही आगे जाकर के आप लोगों का यूज़ होने वाला है, ठीक, इतना समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स दिए होंगे फिर उतने एलिमेंट्स बी के सेट के साथ हम लोग इसके साथ रिलेशन बनाएंगे, ठीक। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है रिलेशन। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एकदम बेसिक है और यही जा कर के आप लोगों को एकदम हाई लेवल के, टॉप लेवल के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, ठीक। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप टॉप लेवल के क्वेश्चन भी कर लेंगे और एग्ज़ाम में तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो मैं आप लोगों को बता ही दूँगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। रिलेशन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का, तो उसमें कुछ ना कुछ उसका रिलेशन होगा। जैसे कि हमारे पास जैसे मदर फादर का रिलेशन होता है, भाई बहन का रिलेशन होता है, तो एक रिलेशन होता है वो उसके सबसेट होता है,
ठीक, इतना याद रखिएगा। पहले देख लीजिए, अगर हमने कोई ए और बी को नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, मतलब कोई एलिमेंट इसमें भी है इसमें भी है, दो नॉन एम्प्टी सेट हो गए, ठीक, उसका रिलेशन होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें रिलेशन होगा। ए से यहाँ पर कोई एलिमेंट है बी है तो इसका रिलेशन, अभी मैंने आप लोगों को रिलेशन ही बोला था ना यहाँ पर, तो यही चीज़ है कि मतलब इसका 1 और 2 में क्या रिलेशन है, वही चीज़ को हम लोग रिलेशन कहते हैं। ठीक, उसका क्या एलिमेंट ए से लेकर के बी तक इसका क्या सबसेट मिल रहा है, तो इसी को हम लोग रिलेशन भी कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये भी कह सकते हैं। तो चाहे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये हमारे पास एक एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट हमारे यहाँ पर था, एक सेट ये है एक सेट ये है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर है। फिर उसके बाद इसमें जैसे कि कोई रिलेशन हो गया, मान लीजिए यहाँ पर मदर है और यहाँ पर ब्रदर है, ठीक, तो मम्मी और भाई का रिलेशन हुआ, तो मम्मी और भाई का रिलेशन हुआ तो इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसका सबसेट भी हो गया। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो R है वो एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, बस इतना ही है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा देती हूँ। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुक का एग्जाम्पल है 1 2 3, एक सेट ये ले लिया, बी में ले लेते हैं -1 और -2। अब इसमें जो रिलेशन बोला गया है, रिलेशन ए से ए रिलेशन बी का रिलेशन है कि ए प्लस बी करने पे हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया, पहला एलिमेंट का पहला के साथ, पहला एलिमेंट का दूसरे के साथ, तो इसका बनेगा 1 का -1 के साथ, फिर 1 का -2 के साथ, फिर इसमें 2 का -1 के साथ, 2 का -2 के साथ, फिर 3 का -1 के साथ, 3 का -2 के साथ। हमारे पास A क्रॉस B आ गया। अब हमें रिलेशन निकालना है। रिलेशन में क्या कह रहा है कि A प्लस B, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को जोड़ने पर हमारा 0 आना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट ये हो गया, A हो गया, और दूसरा साइड B हो गया, एक A हो गया, B हो गया, A B, इन दोनों को करने पे हमारा रिलेशन 0 के इक्वल आना चाहिए। तो R क्या हो गया, रिलेशन को डिफाइन करता है। अब 0 किस में आएगा, जब हम +1 और -1 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, +1 और प्लस करेंगे -1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये बन गया कि 1 और -1 को, इसको करेंगे तो नहीं आएगा, इसको करेंगे नहीं आएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 2 और -2, तो ये हो गया इसका रिलेशन कि ये कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, यही होता है रिलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो R है वो सबसेट है A क्रॉस B का, तो ये रिलेशन को भी सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को इसलिए समझाती हूँ क्योंकि डिफिनीशन लिखने से कोई मतलब नहीं है, लंबी चौड़ी डिफिनीशन है, कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को समझना चाहिए क्योंकि यही सारी चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगी। और आपको बता दे रही हूँ, नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब रिलेशन में इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, या क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन भी बहुत लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। उसमें 4 रिलेशन के टाइप्स आते हैं, और चौथा वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला ही हमारा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, पहला ही टॉपिक है ना इस यूनिट का, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ ताकि अगर हम लोग जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये सारी क्लास 12th की चीज़ें थी। अब स्टार्टिंग यहाँ से होती है क्लास 12th की, और इक्विवेलेंस रिलेशन सी वो ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन डाल लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट पेज से डाल लेते हैं, अच्छे से दिखेगा फिर। तो क्या डालेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, बहुत सारे टाइप के रिलेशंस होते हैं, लेकिन हम जो मेनली पढ़ेंगे वो 4 टाइप के पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे, 4 टाइप्स के। सबसे पहला जो रिलेशन पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, और जो चौथा हमारा पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक ही है वो है इक्विवेलेंस
रिलेशन। ठीक, तो ये 4 टाइप के हमें मेनली पढ़ने हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में अच्छे से देखेंगे, फिर उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ लिया ना तो इक्विवेलेंस रिलेशन का कितने भी क्वेश्चंस हों आप लोगों के चुटकियों में हो जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रूफ ही करना रहता है। ठीक, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहली हेडिंग है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के 3rd सेमेस्टर के लेक्चर पूरा डिटेल में मिल जाएंगे। आप लोगों को स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सिलेबस करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक कराऊंगी, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स कराऊंगी। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का तीनों ऐसे ही चलता चला जाएगा। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, 1st सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में है, तो उनके लिए भी मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ। 1st सेमेस्टर का कोर्स पूरा का पूरा अवेलेबल है, लेकिन अब जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मैं आप लोगों उनके लिए भी मैं आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस भी न्यू जो 2 सब्जेक्ट माइनर में यूज़ होते हैं उसको भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, उनको भी अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी, अभी से ही मिल जाएगी, तो वो लोग भी अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, फ्रेंड सर्कल में ग्रुप का कोई है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को शेयर किया करिए ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच सके। बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उनको मतलब बुक से भी नहीं मिल रहा होता है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स जो होती है ना, एकदम एडवांस लेवल की मैथ्स होती है। इसको समझने के लिए ना एकदम अच्छे से बेसिक से पढ़ाई करनी चाहिए। इसीलिए मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की थी, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलता था, ना गूगल पे मिलता था, लेकिन मैंने भी मेहनत की, अपने से पढ़ा, फिर कोशिश की। तो मैथ्स में यही होता है कि जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, उतनी ज़्यादा मैथ्स हमारी अच्छी होती है। ठीक, तो उनको भी रिकमेंड कीजिए, चैनल अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी रिकमेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो सच में अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। कुछ हेल्पफुल बातें आप लोगों को मिलती हैं, कुछ एक गाइडेंस के रूप में कनेक्ट कर पाते हैं आप लोग, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप लोग जितने लोग देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे अगर आपको समझ में आता है तो आप बोलते हैं कि हाँ मैम समझ में आ रहा है। ठीक, तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। बहुत सारे बच्चे देख के आते हैं कि इसमें तो बहुत ही कम व्यूज़ हैं, तो क्या कंटेंट नहीं मिल रहा है ना? कंटेंट आप लोगों को बेस्ट मिलेंगे। बस यही चीज़ है कि अभी मेरा चैनल बहुत ही पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने कंटेंट से, अपनी टेक्निक से आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दूँ कि आप लोगों को हर चीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाए। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं, क्लासेस बता दी हूँ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें। और आप मेरे कम्युनिटी टैब में भी देखेंगे ना, बहुत सारे बच्चों का रिव्यू आता है, तो मैं एज अ रिप्रेजेंट करती हूँ उन लोगों को भी, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके यहाँ पर रियल कंटेंट मिलता है, बेस्ट कंटेंट पढ़ाया जाता है। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत बातें हो गई, अब पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मान लीजिए हमारा कोई एक सेट ए है, इसमें कोई एलिमेंट ए है। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर ए कॉमा ए एग्जिस्ट कर रहा है तो ए हमारा एलिमेंट जो है बिलोंग करना चाहिए ए से। अब इसमें क्या कह दिया हमने, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हमें क्या निकालना होता है, अभी मैंने आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया, तो इसमें जो होता है सेट ए की होता है। मान लीजिए हमारे पास सेट ए की है, ठीक, इसमें एलिमेंट ए है, और इसमें का अगर हमें ए क्रॉस ए निकालना है तो इसी एलिमेंट का इसी के साथ क्रॉस होगा, मतलब ए के साथ ही हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट ये है मान लीजिए, और एक में ही ए यहाँ पर भी है। जब हम इसी का इसी के साथ कराएंगे तो मतलब यही चीज़ हुआ, तो ए के साथ ए का हमारा रिलेशन बनेगा, तो वही चीज़ इसमें भी कह रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लिए, 1 2 ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। ठीक, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इसी का इसी के साथ, 1 का है तो पहला
वन का वन के साथ रिलेशन बन जाएगा, फिर किसके साथ बनेगा, वन का टू के साथ रिलेशन बन जाएगा, फिर टू का बारी आएगी। हमने पहले एलिमेंट कंप्लीट कर लिया, इसका इसके साथ बना लिया, इसका इसके साथ बना लिया। अब दूसरा एलिमेंट इसका इसके साथ बनेगा, 2, 1 बनेगा और 2, 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन हो गया। तो लेकिन अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अभी हमने ये कार्टेशियन फॉर्म निकाला है। अब रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या आएगा, मतलब वही सेम टू सेम एलिमेंट आना चाहिए, मतलब पहला वाला भी सेम आना चाहिए, दूसरा वाला भी सेम आना चाहिए, क्योंकि A, A है तो पहला वाला सेम कहाँ से आएगा, 1, 1। तो इसमें रिलेशन में क्या आ जाएगा, 1 भी वही है, A भी वही है, B भी वही है, और इसमें क्या आ जाएगा 2, 2। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट समझिए। तो लिखेंगे दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। एक बार फिर समझा देती हूँ। जैसे कि हमने एक कोई सेट ए ले लिया, उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो मतलब उसी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वही सेट का क्रॉस प्रोडक्ट वही सेट के साथ करेंगे, तो उसको लिख लेंगे। हमने 1, 2 लिया था, इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया। पहले इसका खुद के साथ करेंगे, 1 का 1 के साथ किया, फिर 1 का 2 के साथ रिलेशन बनाया, फिर 2 का 1 के साथ किया और 2 का 2 के साथ किया। फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कह रहा था कि A, A ही आना चाहिए और फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A सेट के साथ ही बिलोंग करना चाहिए। कंडीशन एग्जैक्टली आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर नोट डाउन करके लिख भी सकते हैं। तो नोट में लिख लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इफ़ A, A एग्जिस्ट फॉर एवरी A बिलोंग्स टू ए, हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यही हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन, उसको देखते हैं। दूसरा हेडिंग पड़ेगा सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन ध्यान से देखिएगा। इस अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में A, A होना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास एक जैसे कि सेट है, हमारे पास A सेट है, ठीक, A ही सेट है। अब इसमें 2 एलिमेंट हो गए, A, B हो गया। अब A, B एक सेट से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब A, B फॉर एवरी, इसको कहते हैं फॉर एवरी। A, B एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं और इसका खुद के साथ जो रिलेशन निकाला जाएगा उसी को कहते हैं। मतलब देखिए हमारे पास A, B एग्जिस्ट तो करना चाहिए। अब इसी जो रिलेशन में होगा, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, सिमेट्रिक मतलब इसका सिमेट्री होनी चाहिए। मतलब A, B तो है ही है हमारे पास, तो इसकी सिमेट्री B, A भी हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। इसमें नोट डाउन करके पहले पॉइंट लिख लीजिएगा। इफ A, B एग्जिस्ट देन, इसको साइड में कर लीजिएगा, इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देन देखिए, अगर एक कोई सेट में A, B एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। कौन से सेट में, फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू A, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। जैसे कि हमारे पास कोई एक रिलेशन है, वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा जब उसका उल्टा भी पॉसिबल होगा। मान लीजिए कि हमारे पास 1, 2 है, मतलब A, B हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है 1, 2 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। वो सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा जब उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करे। मान लीजिए ये A है और ये B है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2, A हो जाएगा, ये B हो गया और ये A हो गया। तो A, B एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका उल्टा B, A भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यही हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक। अब नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पर डाल देते हैं तीसरा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन साइड में देखिए, हमारे पास एक कोई सेट है, इसमें अब 3 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, A, B, C। अब ये तीनों एलिमेंट A, B, C जो है वो बिलोंग करने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए A सेट से। मतलब A, B और 3
एलिमेंट ये ए सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब कह रहा है ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, देखिए ये दो चीज़ ए कॉमा बी और बी कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यही हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा पहले। नोट इफ ए कॉमा बी कॉमा सी exist then a comma c must also exist for every a b c belongs to a। ये तीनों एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करने चाहिए। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एक रिलेशन है तो 1,2 रिलेशन है इसका बी और सी, 2,3 तो 1,3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ पर हमारे पास रिलेशन है ये ए और ये क्या है बी है। अब ये बी और सी होना चाहिए। बी क्या है, बी हमारे पास 2 है तो 2 होना चाहिए, और सी क्या है, अलग एलिमेंट है, सी हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ए और सी एग्जिस्ट करना चाहिए। ए क्या है हमारे पास 1 है और सी क्या है 3 है। तो यही चीज़ हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन के अंतर्गत आता है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है क्लास से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को सॉल्व करूँगी, सारी तरीके से अच्छी गाइडेंस दूँगी। तो इसीलिए तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया ये चैनल कि मैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कैसे क्या करना है, बहुत डरे भी रहते हैं कि बहुत हार्ड होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बेस्ट गाइडेंस मिल जाए कहीं से तो आप लोगों को एकदम आसानी से निकल जाएगा। और बीएससी में क्या होता है कि परसेंटेज अच्छे बनाना मैटर करता है, तो मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज अच्छे बनाने में भी हेल्प करूँगी और साथ ही साथ नॉलेज भी अच्छी दूँगी, एकदम बेस्ट तरीके से समझाती भी हूँ। ठीक, तो अब आगे देखते हैं इसमें। अब जो हमारे पास लास्ट रिलेशन आता है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक, यही हमारा मेन टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट भी लिख लीजिए। ठीक, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना काफ़ी एडवांस लेवल के बनते हैं, और यही सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वही सारी चीज़ें फॉलो करती हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो रिफ्लेक्सिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई करे और सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई करे। मतलब ऐसा रिलेशन, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहेंगे जब वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट में पूछ लिया गया तो इसके लिख लीजिए, अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज said to be equivalence relation if it follows some conditions। कौन कौन सी 3 कंडीशन को वो फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी फॉलो करे, दूसरा वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तीसरा वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अभी इसीलिए मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ाया है कि रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। इसमें क्या मैंने बताया ना, इसकी डिफिनेशन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इस तरीके से ही लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे बुक की लैंग्वेज भी नहीं लिखी गई है और उसने समझ के भी लिखा है और अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया है। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोग स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत किया करिए, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे मुझे बताना पड़ गया कि क्या क्या छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें को अपने माइंड में रखेंगे ना, तो कोई भी पेपर हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक, हमने अभी रिफ्लेक्सिव में पढ़ा, क्या पढ़ा कि ए कॉमा ए के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसमें फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए।
फिर सिमेट्रिक में पढ़ा कि ए कॉमा बी के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, और कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ये हमारी कंडीशंस अभी जो हमने पढ़ा। इसमें क्या पढ़ा था, ए कॉमा बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, बी कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी जा कर के हमारा रिलेशन जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कम कराऊंगी, मतलब कराऊंगी, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, मैं एग्जांपल के फॉर्म में आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन जो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी इसके बाद जो सीरीज़ आने वाली है ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा लेक्चर नहीं लूँगी, इसमें 4 से 5 लेक्चर लूँगी या उससे भी कम लूँगी कि आप लोगों का अच्छे से कंप्लीट भी हो जाए। तो 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा इसकी थ्योरी पूरा एग्जाम्पल के थ्रू। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तो देखिएगा इक्विवेलेंस से रिलेशन से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस होंगे, और वही सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में ट्विस्ट करके आ गए, किसी भी तरीके से पूछा गया, तब भी आप लोग कर लेंगे। जैसे सेकंड सेमेस्टर में मैंने बताया, फर्स्ट सेमेस्टर में बताया, तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू भी बहुत अच्छा था कि मैंने आपने जो क्वेश्चन बताया है मैम वो क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को बेस्ट तरीके से गाइडेंस दे सकूँ। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन हो गई, फिर समझा भी दिया कैसे क्या कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया तो उसको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले हम ये कंडीशन को चेक करेंगे, क्या ए कॉमा ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वो सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर देखेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन है सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे, तब जा कर के हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसमें मैं आप लोगों को थ्योरी और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में ये ना रहे मैथमेटिक्स में कुछ लिखना ही नहीं है, लिखना होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है। जैसे सेकेंड सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को कराया बहुत अच्छे से डिटेल में, फिर से वैसे इसमें भी कराने वाली हूँ, इसमें तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, ताकि कहीं भी एक भी मार्क्स आप लोगों का मिस ना हो। ठीक, इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है पार्टीशन, उसको भी समझ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ लीजिएगा, कहीं आगे चल के काम ना आ जाए। मैं कह रही हूँ तो काम तो ज़रूर आ जाएगा, तो वही सारी चीज़ें को फॉलो कीजिए। पार्टीशन क्या होता है, जैसे कि हम ज़मीन लेते हैं, मान लीजिए कि हमने ये ज़मीन ली, कुछ फुट वगैरह मैटर नहीं करता है। ठीक, तो अगर 4 भाई रहते हैं, तो अब 4 भाई तो एक ही ज़मीन में घर बनवा के 4 फ्लोर बनवा सकते हैं, वो भी चीज़ हो सकता है। लेकिन अगर वो चाहें तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि भाइयों में बहुत ज़्यादा वैसे भी लड़ाई होती है ज़मीन को लेकर के, बाकी वो सब अलग मैटर है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो जैसे कि 4 भाई रहते हैं, मैंने बता दिया इतनी ज़मीन है उनके पापा जी की। ठीक, तो पहले भाई को ये मिल गई, दूसरे भाई को ये ज़मीन मिल गई, तीसरे भाई को ये मिल गई, चौथे भाई को ये मिल गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये इसमें क्या हुआ कि ये पूरी एक ज़मीन थी, बी नाम की ज़मीन थी, इसमें पार्टीशन हो गया B1 B2 B3 B4। तो यही पार्टीशन हमारा, इसको कभी कभी S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं B से बता दी क्योंकि भाइयों की बात हो रही थी, लेकिन जो है इसको S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, कोई डरने की बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, मतलब जो पूरी ज़मीन का नाम बी था, कितने भाई थे, 4 भाई थे, B1 भाई, पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई और चौथा भाई था। अब रहते तो मतलब पूरी एक ज़मीन में ही है ना, ज़मीन तो एक ही है, तो मतलब इन सबको मिला करके यूनियन करके ये हमारा B1 नाम की ज़मीन बनी। तो यही होता है पार्टीशन। समझ में आया। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझा देती हूँ, सेट का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ताकि अगर ये मतलब ऐसा एग्जाम्पल आप लोग लीजिए कि आप लोग रिलेट कर सके। पार्टीशन नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत सारे, ऐसा तो है नहीं कि किसी घर में पार्टीशन ना हुआ हो, बहुत ही रेयर केस में होगा। ठीक, तो मैं वही रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, बाकी कोई पर्सनल नहीं लेकर, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करना है यहाँ पर। ठीक, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने कोई एक सेट ले लिया, मान लिया हमने एक ज़ीरो सेट ले लिया, सिर्फ ज़ीरो ही एलिमेंट है, इसको कहते हैं सिंगलटन ज़ीरो। और मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट है 1 2 3 लेकर के ऐसा एलिमेंट चला गया। अब इसी को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, -1 -2 -3 नेगेटिव में ले लिया। अब ज़ीरो भी है, नेचुरल नंबर भी है, ये भी है, नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा है पीछे, अभी देखिए मैंने आप लोगों को इंटीजर भी पढ़ाया, नेचुरल नंबर भी पढ़ाया, होल नंबर भी पढ़ाया। तो अब ये किसके अंतर्गत आता है,
किसके अंतर्गत आता है? जिसमें ज़ीरो भी आ जाए, पॉजिटिव नंबर भी आ जाए, नेगेटिव नंबर भी आता है, तो वो आता है इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर के अंदर हमारा ये आ जाएगा। तो यही हो गया, मतलब देखिए 3 भाई इसमें अलग हो गए, 3 जगह हो गया ना, ये 0 सेट हो गया और एक ये सेट हो गया, पॉजिटिव नंबर का सेट हो गया भाई का, और ये नेगेटिव नंबर का भाई का सेट हो गया। ठीक, ये नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव। नहीं, ऐसा मैटर नहीं करता है, बस समझा रही हूँ आप लोगों को। ठीक, तो ये इंटीजर का सेट हो गया, इंटीजर का सेट हो गया, तो ये हमारे पास 0 भी इसमें आ जाएगा। अब 0 तो आएगा ही, लेकिन ये बीच में आएगा, पहले नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो नेगेटिव नंबर्स कहाँ से आएंगे बताइए? यहाँ तो 0 रहता है, यहाँ -1, ये -2 और ये चलता चला जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 ये चलता चला जाएगा। तो इसमें Z एक इंटीजर का सेट था, जिसमें ये भी आ गए, ये भी भाई साहब आ गए और ये भी भाई साहब आ गए। तो ये पार्टीशन के अंतर्गत होता है कि पूरी अगर अलग अलग टाइप में हो गया तो इसको अलग अलग स्प्लिट भी कर सकते हैं और इसको जोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारा पार्टीशन का कॉन्सेप्ट हो गया है कंप्लीट। अगर वीडियो सच में अच्छी लगती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, 6 PM पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और कोई भी टाइमिंग की चेंज होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो मैं कम्युनिटी टैब में मेंशन कर देती हूँ कि आप लोगों को तब की क्लासेस से रिलेटेड अपडेट मिल जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक, और कमेंट ज़रूर किया करिए, रिप्लाई करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।